बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाज़िया नैयर। आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त साजिद तारर साहब वाशिंगटन डीसी से। उनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद सर, कैसे हैं आप? और आपको भी यौम पाकिस्तान मुबारक हो। थैंक यू शाजिया, जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको भी। वालेकुम अस्सलाम। और सारे देखने अच्छा, वालों को भी आज़ादी मुबारक। साजिद साहब, सियासत पे तो हम बात बाद में करेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज जो मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहूंगी कि पहले ये होता था कि जश्न आज़ादी के ऊपर मिली नगमे जो थे वो जब हम सड़क पर निकलते थे या बच्चों को जो चरागा होता था वो दिखाने के लिए जाते थे, तो हर गाड़ी में हर जगह पे इवन के जो बिल्डिंग सजाई जाती थी वहां पर भी अगर कोई म्यूजिकल सिस्टम लगा होता था तो मिली नगमे देखने को मिलते सुनने को मिलते थे और बच्चे एंजॉय कर रहे होते थे। उनको हिस्ट्री बताई जा रही होती थी कि क्या है, हम क्यों 14 अगस्त मनाते हैं। लेकिन ये पिछले कुछ सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक अजीब किस्म का वो बाजा कल्चर यहाँ पे शुरू हो गया है। और जब आप बाहर निकले अगर बच्चों को चरागा दिखाने के लिए तो एक बेहंगम किस्म का शोर शराबा सड़कों पे नजर आता है। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? शाजिया, ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर यही मसला है। यहाँ पे भी जो 4 जुलाई होता है उसको एक मार्केटिंग डे बना लिया गया है। लोग सिर्फ शॉपिंग करते हैं, सेलें होती हैं। लेकिन एक जो बात आज मैं समझता हूँ 14 अगस्त पे भी होनी चाहिए थी। मैंने मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस पढ़े हैं। जिस तरह के 2 मैसेजेस की मैं बात करूँगा। जी। एक तो किसी ने वो एक तस्वीर शेयर की जिसमें किसी ने सर पे ऊपर पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी, उसमें लिखा था, बच्चे किसी ने उठाए हुए थे, कपड़े उठाए हुए थे, उन्होंने कहा था 75 साल हो गए चलते हुए, पाकिस्तान कब आएगा। एक हम्म। वो तस्वीर थी। और दूसरा, मैंने एक जगह ये पढ़ा है कि जुग्राफियाई आज़ादी मुबारक हो। उसके भी अगर माने देखे जाएं तो बड़े डीप हैं। जो पहले मैंने बात की उसके माने भी बड़े डीप हैं कि हमने आज़ादी की ओरिजिनल स्पिरिट को छोड़कर मोटरसाइकिलों को वन व्हीलर करना और ख़वातीन को छेड़ना, बाहर निकलना, पार्टी करना, ये आज़ादी, जश्न आज़ादी नहीं है। मैंने अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा कि आप जश्न आज़ादी किस तरह मनाते थे आप। मैंने कहा मैं जी। पाकिस्तान से, अमेरिका आने से पहले जब मैं बचपन में कॉलेज में पढ़ता था तो एक उस वक्त अखबार होती थी, मैं बड़े शौक से पढ़ता था। तो 14 अगस्त वाले दिन खास कर जो मुहाजिर हमारे पाकिस्तानी भाई आए थे भारत से, उनकी स्टोरियां छापी जाती थी। और मेरे लिए वो दिन एक बड़ा अफसुर्दा और गमज़दा दिन होता था मेरे लिए। मैं बड़ा गमगीन होता था उस दिन। हम्म। और उस दिन जाके पता चलता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, किस तरीके से लोग अपनी बहनों को, अपनी माओ को, अपने भाइयों को उनकी शहादतें देकर पाकिस्तान पहुंचे थे। तो दर हकीकत अब हमने इसको एक पार्टी डे बना दिया है। उस दिन मेरा मकसद उसका आज़ादी के मीनिंग को समझने की कोशिश नहीं हम कर रहे। हम्म। हमें मैं अगले दिन एक मैसेज पे मैंने 2 बातें की हैं। मैंने कहा एक तो आज जी। हमें चाहिए कि हर पाकिस्तानी घर के अंदर बैठ के आंखें बंद करके या शीशे के सामने खड़ा होकर ये सोचे कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारे बिल्कुल। पिछले 75 सालों में क्या हुआ है। बल्कि मैं इन्होंने 75 रुपए का नोट तो निकाल दिया, लेकिन इनको चाहिए था कि 75 साल की हिस्ट्री एक पेज पे लिख के बताते कि हमारे माजी की गलतियां क्या हैं। हम्म। लेकिन अफसोस के साथ है कि हम सिर्फ झंडा लगाकर अपने घर के ऊपर या मोटरसाइकिल या गाड़ी पर झंडा लगा के समझते हैं कि हम हमसे ज्यादा बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। लेकिन वतन के मानी तो पहले समझें आप। ये देखें कि हमने पहले मशरकी पाकिस्तान को किस तरह लूज किया। उसके बाद देखें कि हमारे इंडस्ट्री खत्म है, हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, कोई हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। किस तरीके से हमारे रूल करने वाले हमें 75 साल से लूट के दूसरे ममालिक में जाके अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। हमने कभी नहीं ये सोचा कि हमारे ऊपर इस वक्त भी जो रूल करने वाले हैं वो सारे लंदन बेस हैं, वो इस्लामाबाद बेस नहीं है। तो ये आज़ादी आपने वाकई, अगर किसी का जो फिक्रे की मैं बात कर रहा था कि जोग्राफियाई आज़ादी से मुराद है कि सिर्फ आपने एक इलाके आपने अलग अलग कर लिया, लेकिन ज़हनी तौर पर आज भी हम गुलाम हैं। ये चीज़ें। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक कॉन्सेप्ट जो गोरा छोड़ के गया था, अपना कवानीन वो छोड़ के गया था, हमने उसी के ऊपर कट पेस्ट करके चला रहे हैं। हमारे लॉ स्कूलों में, मैं खुद लॉ स्कूल पढ़ के आया हूँ, 18वीं सदी के कानून आज भी चल रहे हैं। हमारा जुडिशल सिस्टम सारा एक फरसूदा निज़ाम है।
वही जो जी। गोरा छोड़ के गया था उसी का कट पेस्ट करके चला रहे हैं। इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी सारे वही कट पेस्ट हैं, सारे नकलें हैं, कापियां हैं सारी। लेकिन हम ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं हो सके। आज भी जो पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है या डीपीओ है, वो ये नहीं समझता कि मेरा काम लोगों को सर्व करना है। वो कहता है हमारा काम है लोगों को गवर्न करना। गवर्न करना और सर्व करना दो अलग चीजें। सर्व करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप टैक्सेस लेते हैं आवाम से और टैक्सेस के रिटर्न में आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्न नहीं कर रहे। आप वॉइस राय के रिश्तेदार नहीं हैं आप। लेकिन अफसोस है क्योंकि इस वक्त भी हमारा डिप्टी कमिश्नर उसी गोरे के छोड़े हुए डिप्टी कमिश्नर हाउस में रहता है, तो वो अब उसका दिमाग भी बिल्कुल वो गोरे की तरह हो जाता है। अफसोस है, ये इसके बड़ी ट्रेजिडी है। और इन्हीं वजूहात की वजह से हमारे जैसे लोग जो है उस सिस्टम को रिजेक्ट, वो अगर मैं तफसील से आपको बताऊं तो आई एम रिजेक्ट ऑफ द सिस्टम। हम जो मैं पढ़ रहा था उस वक्त पढ़ कह रहा था, आज भी अगर मैं अपनी, मेरे पास 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, मैं पाकिस्तान चला जाऊं लेकर उनको और मेरिट की बेस पे मुझे कोई चपड़ासी ना रखे वहां पे। यही हालात है बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान में। तो ये अच्छा आज़ादी सिर्फ आपने झंडियां बेचने और गुड़ियां उड़ाने और वन व्हीलिंग करने के लिए अगर आज़ादी, इसको अगर जश्न आज़ादी ये मंगाते हैं तो चाहिए अपने बच्चों को बिठाएं, उनको खासकर स्टोरियां किसी की बताएं कि ये किस तरीके से लोग महाजर होकर आए थे भारत से और उनके साथ क्या हुआ था, या यहाँ से जो अपना लोग सब गए कुछ थे वो छोड़ क्या कर आ हुआ गए था, थे। अपना सब छोड़ के। मैं अब मुझे अगले दिन बल्कि बात याद आई, जी। लोग अपने बने बनाए घर जो थे अपने बिल्कुल उन्हीं हालात में छोड़ के, 2-2 कपड़ों में छोड़ के आए थे। जरा सोचें आप, अपने पांव उनके जूतों में डाल के देखें तो जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो जाता है। वो आज़ादी की मीनिंग समझें। वन व्हीलिंग इज नॉट अ जश्न आज़ादी। अच्छा साजिद साहब, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद। एक तो उनकी गिरफ्तारी के ऊपर मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट दें, और दूसरा ये कि उनके ड्राइवर को गिरफ्तार करने से के लिए कोशिश करने के लिए जो पुलिस ने एक इक़दाम किया, वो उनकी अहलिया की गिरफ्तारी थी, साथ में उनकी 10 माह की बच्ची थी। आप एक कानूनदान हैं और मैं चाहूँगी कि कानून को सामने रखते हुए इसके ऊपर आप बात कीजिएगा कि क्या ये ठीक है कि आप मुलज़िम को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर के किसी भी आदमी को, किसी भी खातून को, किसी भी बच्चे को उठा सकते हैं कि वो प्रेशराइज़ होकर गिरफ्तारी देगा? कानून में इसकी क्या सज़ा है कि अगर किसी के ऊपर कोई दफ़ात नहीं है, किसी ने कोई जुर्म नहीं किया और आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं? देखिए, शहबाज गिल साहब के आने पे मैं थोड़ा सा आज़ादी का मिस कर गया हूँ, मेरे जहन से निकल गया कि जी। मैं लाहौर के जलसे की थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पीटीआई को और इमरान खान साहब को कि उन्होंने बहुत बड़ा जलसा लाहौर के अंदर किया। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर ये जलसा बलूचिस्तान में किया जाता। क्या ही अच्छा होता कि ये जितना पैसा इसके ऊपर कौम का बर्बाद किया गया है, पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे लगाया, अगर यही पैसा जाके सलाब जदगान को दिया जाता बलूचिस्तान और सिंध में और सूबा सरहद में, तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन चलें, ये फिर ये सोच की बात है, अपनी अपनी ये मेरी सोच है, शायद कुछ और लोगों की भी सोच हो कि ये हमें एक दूसरे के ज़ख्मों पे मरहम रखनी चाहिए, बजाय कि हम सिर्फ पावर हंगरी लोग हैं और पावर के पीछे वो कहते हैं अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब बात करते हैं शहबाज गिल साहब की। देखिए, जी। दोनों साइडों पे ब्लंडर हो रहे हैं, दोनों साइडों से। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है हर जगह पे, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी रवायत नहीं होती। किरदार साजी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, बुराई का जवाब बुराई से दिया जाए। शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया क्योंकि उन्होंने काफ़ी दफ़ा रेड लाइन क्रॉस की। मैं समझता हूँ उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की। लेकिन जब शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया तो सबसे पहले सुना है कि हमजा शहबाज को पकड़ने का प्रोग्राम बनाया गया। जब वो लंदन जा चुके थे तो अता तारड़ साहब को पकड़ने का और मशहूद अहमद उनको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। यहाँ पे अगर शहबाज गिल साहब का 2 दिन के 3 दिन के बाद अगर जिस्मानी रिमांड नहीं होता तो फ़ौरन गिला शुरू हो जाता है कि जी हमारे जिस्मानी रिमांड 1-1 महीने के होते थे, तो आज क्या हो रहा है। और दूसरा, जिस तरीके से हमारे पंजाब ने आलमोस्ट, आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने भी और परवेज़ लाई साहब ने भी जिस तरह बनी गाला पहुँचने के अंदिए दिए, ये कौम की आप क्या समझते हैं कि लोग तमाशा दे रहे हैं कि आपकी फेडरेशन कितनी कमज़ोर हो चुकी है, आपकी सियासत कितनी कमज़ोर हो चुकी है। और उसके बाद जो ARY के साथ हो रहा है वो देखें। क्या मेरा मकसद है, दोनों साइडों पे गलत हुआ है जो कुछ भी हो रहा है। ARY चैनल है,
उनको मौका देना चाहिए था, उनको सफाई का मौका दिया जाता, उनको वार्निंग दी जाती, लेकिन उनका पूरा चैनल बंद कर देना, लोग क्या देख रहे होंगे। अगर दूसरी साइड पे वो पी का आर्टिकल अपना ऑर्डिनेंस लेके आ रहे थे तो ये हुकूमत कौन सा कम कर रही है, ये भी तो उसी का टिट फॉर टैट चल रहे हैं। लेकिन इस तरह ये डेवलपिंग कंट्रीज है, जहाँ भी अगर तरक्की का सोचा जाए तो इस तरह के रस्म और रवाज वो अच्छे नहीं होते कि उसने अगर ईंट मारी है तो मैंने पत्थर मारना, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए था। कोई एक पार्टी सोच लेती कि थोड़ा सा हम देखें। एक तो और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को तो मैं वज़ीर आला इस्लामाबाद समझता हूँ, इज़ नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। मैटर ऑफ फैक्ट उनके पास तो टेरिटरी भी कोई नहीं है, इख्तियार भी कोई नहीं, क्योंकि 11 लोग हैं और 11 पार्टियाँ हैं उनके साथ। उनको एक तरफ फजल रहमान साहब खींचते हैं तो दूसरी तरफ उनको जरदारी साहब खींचते हैं, कोई फैसला कर नहीं पाते। 11 लोगों के साथ 11 पार्टियों को लेके साथ गवर्न करना और इस अलायंस को अपना मेंटेन करना कोई इतनी आसान बात तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से अच्छी खबरें ना आ रही हैं और आज से नहीं आ रही, कि पिछले 74-75 साल से कभी अच्छी खबर नहीं आई। लोग डीमोरलाइज होते हैं, लोग ब्रेन ड्रेन के ज़रिए बाहर ही भाग रहे हैं। मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, मैं सरप्राइज्ड हूँ, हमारे बेचारे मंडी भाव एरिया से बच्चे पैदल निकल कर ग्रीस और इटली पहुँच जाते हैं, मजबूरियों की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से। लेकिन ये इलीगल रास्ते कि लेकर। और जो पढ़े लिखे होते हैं वो कनाडा आ जाते हैं, पॉइंट बेसिस पे इमिग्रेशन लेकर कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग यहाँ से पैसे कमा कमा के पाकिस्तान भेजते हैं और आपकी रूलिंग एलीट जो है उस पर अपने ट्यूशन फीस, बच्चों की ट्यूशन फीसें देती है और दुबई और लंदन में प्रॉपर्टियाँ बनाती है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये बड़े अरसे से हो रहा है। लेकिन अफसोस के साथ है कि इसको किसी ने भी आज तक इसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की। हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमारे पैसे को लाजमी फॉरेन फंडिंग के ज़रिए ले जाया जाता है। हमें शौकत खानम की सबसे ज़्यादा फंडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने की थी। आज भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है सब कुछ, कभी किसी ने सोचा है हमारे मसाइल क्या हैं, हमारी प्रॉपर्टियों पे जो कब्ज़े होते हैं वहाँ उनके हालात क्या हैं, हमारे साथ एयरपोर्टों पे क्या होता है, कभी सोचा है किसी ने? वो नहीं। लेकिन हमारे पैसों पे सिर्फ नज़र होती है, इससे ज़्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा साजिद साहब, शेख रशीद साहब अचानक से लंदन रवाना हो गए हैं, आप क्या समझते हैं इस इंतहाई जो दौरा था अहम किस्म का, जो बगैर हंगामी तौर पर किया गया है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, हमारा इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं वहाँ पे फ़ौरन ज़रा थोड़ा सा कोई आप इस्लामाबाद से निकल के लाहौर जाते हैं तो बातें शुरू हो जाती हैं, लाहौर से कराची जाएँ तो वो जो आज भी वो डाटों को एक दूसरे से मिला कर रिज़ल्ट निकालने की कोशिश की जा रही है। शेख साहब कुछ लोग कहते हैं दुबई गए हैं, कुछ कहते हैं लंदन गए हैं। इस वक्त लंदन में मीटिंग्स जारी हैं, बाजवा साहब भी लंदन में हैं। और दूसरा, इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की तैयारियाँ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सितंबर में आज मियाँ जावेद साहब ने बयान दिया है सितंबर में आएंगे वापस। तो कुछ लोग कहते हैं कि मीटिंग्स हो रही हैं, आगे गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो सेट किए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ चह मगोइयाँ हैं। और बाहर जाने वालों में सिर्फ शेख रशीद साहब नहीं, अरशद शरीफ साहब भी बाहर जा चुके हैं, साबिर शाकर साहब भी बाहर जा चुके हैं। और ये तो कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल में एक लिस्ट मौजूद है जो लोग जो जा चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही रूपोश हो चुके हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है। सियासत में जो बड़े बड़े दावे करते थे, बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे, आज वो सारा कुछ छोड़ के शहबाज गिल साहब को तो वो बेचारे अपने घरों को जा चुके हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ अर्ज करना चाहूँगा कि मैं अगले दिन मैकॉलोवी के बारे में पढ़ रहा था। कोई हमारे मेकावली उसको कहते हैं, निकोलस उनका नाम था, इटालियन। उनकी मैं बुक पढ़ रहा था, द प्रिंस जी। और उसके बाद एक नई बुक आई है, द न्यू मैकावेली एट द सेम टाइम। तो मैं उसमें आपके बाहर जाने वाले या इमरान खान साहब के सारे स्ट्रक्चर को जब मैं पढ़ रहा था, और मेरा पढ़ने का इत्फाक इसलिए हुआ कि मुझे ये पता चला था कि इमरान खान साहब खुद निकोलस मैकावेली के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनकी सियासत की तरबियत में ज़्यादातर पॉलिसियाँ वो जो हैं वो उन्हीं से लर्न करके आए। तो उसके ज़रिए मैंने जब वो बुक पढ़ रहा था तो इस वक्त मुझे याद इसलिए आया, शहबाज गिल साहब का केस बिल्कुल एग्जैक्टली इसी में था कि उनके प्रिंसिपल्स जो निकोलो मैकावेली के प्रिंसिपल्स में ये होता था कि वो जो प्रिंस होता है वो सारे जो गंदे काम करने के लिए अपने सेकंड इन कमांड को आगे करके अपने आप को सेव करता है ताकि वो खुद नफरत का निशाना ना बने लेकिन ऑब्जेक्टिव भी हासिल कर ले। तो इस वक्त शहबाज गिल साहब को सारी दुनिया ने छोड़ दिया बस के नीचे।
और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अलीम अलीम खां साहब थे, उनको भी छोड़ा गया, तरीन साहब को भी छोड़ा गया। और खां साहब का जो सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के बाद हर शख्स को अबैंडन कर देते हैं, बल्कि ये मेरी ओपिनियन नहीं है। अगले दिन किसी को मैंने सुना है आपके पब्लिक टीवी पर कि खान साहब ने अपने बच्चों को अबैंडन कर दिया है, उनके बच्चे ननिहाल पाल रहे हैं। तो जो बच्चों का नहीं बन सका, जो बच्चों को नहीं पाल सका, तो पाकिस्तान को किस तरह पालेगा? ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी और की स्टेटमेंट है। अच्छा साजिद साहब, वफाक और सूबों के दरमियान जंग की सी कैफियत है, आप क्या समझते हैं ये मुल्क के लिए कितनी तबाही का बाइस बन सकती है? देखें, मैं कई दफ़ा मैंने अपने दोस्तों के साथ जब डिस्कस किया, उन्हें फ़ौरन तकलीफ़ होती है कि आप हमें अफ़गानिस्तान या सोमालिया के साथ कंपेयर ना करें। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब अनरेस्ट शुरू हुई थी, वॉर लॉर्ड्स क्या होते हैं? वॉर लॉर्ड्स अफ़गानिस्तान में ये होता था कि हर 20 मील के बाद एक वॉर लॉर्ड वहाँ पे बैठ के टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस वक्त क्या हो रहा है? एक वॉर लॉर्ड आपका सूबा सराद में बैठा है, दूसरा वॉर लॉर्ड आपका लाहौर में बैठा है, और दोनों जो हैं वो फेडरेशन को नहीं मानते, दोनों कहते हैं हम इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे? आप इसको एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहेंगे, या आप इनको वॉर लॉर्ड्स की लड़ाई कहेंगे, या फिर जिस तरह वो मैं निकोलो मैकियावेली की बात कर रहा था कि वो कहता था कि पावर के लिए कुछ भी किया जाना चाहिए। और जब उससे पूछा गया था, उसकी मशहूर थी कि अगर चॉइस हो प्यार का और खौफ का, तो क्या पिक करोगे? तो कहता था खौफ होना चाहिए। तो इस वक्त हालात तो यही, मैकियावेली निकोलो मैकियावेली की फ़िलासफ़ी के ऊपर अमल किया जा रहा है, और फेडरेशन को तबाह करने के लिए साजिशें और प्रोग्राम बन रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, FBI की जानिब से साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह के ऊपर छापा मारा गया है, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान के मसाइल हैं, इसी तरह अमेरिका के अपने मसाइल हैं, और ख़ासकर जमहूरियत के मसाइल। पिछला जो इलेक्शन था उस पर मेल इन वोटिंग हुई कोविड की वजह से, और मेरा ख्याल है ये अमेरिका की हिस्ट्री में मेरा ख्याल 2 दफ़ा पहले हो चुका है। इससे इतना रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी समझती है कि उनसे इलेक्शन चोरी हुए हैं, ये जो मेल इन वोटिंग थी इस पर फ्रॉड हुआ है। इलेक्शन के अदारे के ऊपर अमेरिकन का एतमाद ख़त्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आज भी समझते हैं कि वो 2016 में भी इलेक्शन जीते थे और 2020 में भी इलेक्शन जीते थे, और इस वक्त एक वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिनकी बेस जो है वो अभी तक उनके साथ इंटैक्ट है। उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरह 2016 में थी, उसी तरह आज भी उनकी पॉपुलैरिटी मौजूद है। करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि काफ़ी मिसाइल का सामना है उनको, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत नीचे है। उन्होंने मुख्तलिफ ट्राइयाँ की ऑक्सीजन लेने के लिए, सऊदी अरेबिया का दौरा किया, ताइवान का दौरा किया, यूक्रेन जंग की वजह से, और कई जगह से उन्होंने ऑक्सीजन गेन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहे। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा उनके लिए एक दुश्मन बन के बैठा है अमेरिका के अंदर। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में डेमोक्रेट पार्टी के लिए खौफ की अलामत। अब उसके लिए ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए, उसको जेल में ले जाया जाए, बंद किया जाए, ताकि अगला इलेक्शन न लड़ सके। इसी की एक कड़ी थी कि उन्होंने मारा लागो के ऊपर रेड किया। नेशनल आर्काइव यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, बहुत पुराना, जो भी जो व्हाइट हाउस या प्रेसिडेंट जो होते हैं, उनकी जो कॉरस्पॉन्डेंस या उनके जो डॉक्यूमेंट्स या जितने एग्रीमेंट साइन करते हैं वो नेशनल आर्काइव्स में जाते हैं, और कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद उनको पब्लिक कर दिया जाता है। और ये इसकी मिसाल पहली दफ़ा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है उन डॉक्यूमेंट्स को जाती दफ़ा साथ ले गए और बाद में उन्होंने आर्काइव को दिया। बराक ओबामा ने इस तरह किया था, जॉर्ज बुश जूनियर ने इस तरह किया था, और अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप वो भी कहते हैं कि मैं नेशनल आर्काइव्स के साथ बातचीत कर रहा था, मैंने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन मिस्टर गारलैंड जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, वो आगे बढ़े और उन्होंने काफ़ी तादाद में FBI के एजेंट लेकर मार-आ-लागो फ्लोरिडा में प्रेसिडेंट ट्रंप के घर पे छापा मारा सुबह के वक्त, और वहाँ से 13 बॉक्सेस उठा के वो ले आए। अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो अमेरिकन जो हैं लॉ मेकर्स, जिस तरह के रॉन डिसेंटिस है फ्लोरिडा से, उन्होंने कहा ये डोनाल्ड ट्रंप को हरास करना या डराने के मुताबिक है ताकि वो इलेक्शन न लड़ें। वेपनाइज किया जा रहा है। हमारे इस वक्त जो कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन माइनॉरिटी लीडर हैं केविन मैकार्थी, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि हम जब पावर में आने वाले हैं हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसी तरह नॉर्थ डकोटा और कुछ और स्टेटें जो कि रिपब्लिकन स्टेटें हैं, वहाँ के गवर्नर्स ने इसको कंडेम किया है, इसके उन्होंने अपने अफसोस का इजहार किया।
लेकिन अमेरिका भी डिवाइडेड है। मैं बड़े अरसे से इस चीज़ को सोचता रहा हूँ कि शायद पूरी दुनिया में जमहूरियत रिफॉर्म होनी चाहिए, या हो रही है, क्योंकि जमहूरियत इस जी। वक्त सही तरीके से कहीं भी काम नहीं कर रही, इंक्लूडिंग यूएस, यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान कहीं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे जमहूरियत पहले भी लंगड़ी लूली थी, वहाँ पे ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन ये कि यहाँ भी अमेरिका इज़ फेसिंग मैनी डेमोक्रेटिक इश्यूज, मैनी इश्यूज इन सोसाइटी, कई किस्म के हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका या रिफॉर्म कर जाएगा अपने आप को अगले कुछ सालों तक, या फिर अगले कुछ सालों तक डिवाइड होकर सोशलिस्ट एक साइड हो जाएगी, कंजर्वेटिव एक साइड हो जाएगी। अच्छा साजिद साहब, जो बाइडेन साहब ने भारत को नागज़ीर पार्टनर का खिताब दिया, आप क्या समझते हैं, क्या अमेरिका के लिए भारत इतना ही ज़रूरी है? देखें, ये क्योंकि इस वक्त जो बाइडन साहब हैं, ये वो बराक ओबामा की थर्ड टर्म है। खुद तो उनकी सेहत इतनी इजाज़त नहीं देती, और वैसे भी वो बराक ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट सर्व कर चुके हैं। और बराक ओबामा वाहिद एक ऐसे प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन के बाद जिन्होंने भारत को एक पार्टनर का टाइटल दिया, और सारे एग्स अपने साउथ एशिया के उठा के उन्होंने भारत की झोली में डाल दिए। इस वक्त अमेरिका ये समझता है कि हमारा भारत के बगैर उस एरिया के अंदर गुजारा नहीं है। दूसरा, दूसरी साइड पे भारत की इकानमी ने बहुत तरक्की की, भारत में मिडिल क्लास ने बहुत ग्रो किया, लीडरशिप कई उनकी काफ़ी ऐसी आई जिन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े एक मंझे हुए स्टेट्समैन और डिप्लोमेट हैं। और दूसरा, उनको सपोर्ट साथ हासिल है इनसाइड, कि यहाँ पे 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मौजूद हैं, और उनका इन्फ्लुएंस वाशिंगटन डीसी में पिछले 10 सालों में बढ़ता कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों को जब इकट्ठा किया जाता है, तो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, यहूदी लॉबी के पीछे इंडियन लॉबी है, और उसका फ़ायदा डायरेक्ट इंडिया को जा रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए इनडायरेक्टली, भारत जो है वो इस मैनिपुलेटिंग अमेरिका से भी वो रिलेशनशिप है, अमेरिका से भी चीज़ें ले रहा है, लेकिन साथ S-400 रशिया से ले रहा है, तेल भी वहाँ से ले रहा है। और ना वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका फिर भी चुपचाप करके उनके पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा इंटरेस्ट उस एरिए में चाइना के खिलाफ भारत ही हमें सर्व कर सकता है, और कोई मुल्क सर्व नहीं कर सकता। और उसी वजह से जो बाइडन की ये स्टेटमेंट जो थी वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। अच्छा साजिद साहब, एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी कि इमरान खान साहब ने लाहौर जलसे के बाद एक तंबीह की है कि हुकूमत और हुकूमती मशीनरी मिलकर उन मीडिया हाउसेस और एंकर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन करने जा रही है, जो कि तहरीक इंसाफ का बयानिया, इमरान खान का बयानिया जो है वो अवाम तक पहुँचा रहे हैं। इस बयान के पीछे क्या हकीकत है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, किसको वो इस वक्त मुखातिब कर रहे हैं, ये इसके ऊपर ज़रा कमेंट कीजिएगा। देखें, इमरान खान साहब जो है, मेरे ख्याल में मैंने उनका बड़ा देखने की कोशिश की। खान साहब हर चीज़ को साजिश बना देते हैं। जिस तरह स्वात के अंदर तालिबान आए हैं तो उन्होंने कहा ये भी हमारे खिलाफ साजिश है। ARY में शहबाज गिल को पकड़ा ARY का, तो वो भी उनके खिलाफ साजिश है। अगर शहबाज गिल ने आर्मी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा ये भी साजिश है हमें आर्मी के साथ लड़ाने के लिए। तो वो उनका बयानिया तो ऐसा है कि वो जो मर्जी कह दें, लेकिन अफसोस जो है कि वो जो कहते हैं बिक जाता है, उसको चैलेंज कोई नहीं करता, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट एक सियासी स्टेटमेंट नहीं है। वो अब एक पीरो मुर्शद बन चुके हैं। वो एक पीर साहब हैं, एक पेशवा हैं, मजहबी पार्टी के लीडर हैं। 100 मिनट की उन्होंने तकरीर अगले दिन लाहौर में की है, और उसके आधे मिनट तो शुरू में देखे उन्होंने जिस तरीके से मजहबी भाषण दिया है। उन्होंने वो मुसलमानों को दोबारा मुसलमान करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का इस्लाम लाना चाहते हैं। तो वो जो कहेंगे, इस वक्त इस पर तबसरा कर कर के लोग थक चुके हैं। मैं खुद ये समझता हूँ कि इस वक्त खान साहब के बारे में या उनके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में सोचना, बात करना सारा फजूल है। उसकी वजह ये है को जो कहते हैं वो उनके मानने वाले वो आंखें बंद करके उनकी तलकीद कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, जो कि ख़तरनाक ट्रेंड है। देखें, इस तरह के मजाक पहले भी हमारी हिस्ट्री में हो चुके हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिश की भुट्टो बनने की, भुट्टो की तरह उन्होंने लेटर निकाला, लहराया। भुट्टो भी बहुत पॉपुलर थे भुट्टो, लेकिन ये कि खान साहब को चाहिए कि उनके इंजाम या उनकी किताबें पढ़ें कि जब वो कोट लखपत जेल में थे तो अपने जेल के सेल में से वो क्या गलतियां अपनी जो मान रहे थे। तो खान साहब को भी चाहिए कि जो कुछ भी करें, लेकिन कोशिश करें सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचें। अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस वक्त भी खान साहब जो कर रहे हैं उसमें
मेरे ख्याल में ना तो उसमें कौमियत है, ना उसमें इस्लाम है। खान साहब ने कभी एक भी स्टेटमेंट दी है बलूचिस्तान के लोगों के लिए? खान साहब ने कभी आज तक सिंध के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए कोई फंड उन्होंने जारी किया? यहाँ पे लॉबी हायर करके वाशिंगटन डीसी में अमेरिकनों से माफ़ियाँ मांग रहे हैं। $25,000 महीने का यहाँ पे उस लॉबी फर्म को दिया जा रहा है। तो ये बलूचिस्तान के गरीबों को देते हैं ये $25,000 महीने का, और दुआएं लेने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।